नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हाल के दिनों में ईडी के द्वारा की गई उस कार्रवाई की करने जा रहे हैं, जिस कार्रवाई का कह सकते हैं कि तार अब सीधे सीधे तौर पर नीतीश के सचिवालय तक पहुंच गया है, जुड़ गया है कह सकते हैं। अभी तक तो नीतीश के जो चहेते अधिकारी थे वो अधिकारी ही निशाने पर थे, अब तो लग रहा है जैसे नीतीश ही निशाने पर है। जो संजीव हंस के सहारे जो बातें सामने आई और जिस तरीके से रिशु श्री के माध्यम से बिहार के कई सीनियर अधिकारियों पर ईडी दबिश बनाए हुए है, उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो नीतीश के खासम खास रहे हैं, खासम खास हैं भी। और नीतीश के 2005 से लेके आज तक तमाम डीएम से लेके प्रधान सचिव तक, अपर मुख्य सचिव तक, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुके हैं, अभी तैनात भी है। तो वो तो अधिकारी की बात थी, लेकिन बात जब सिपाही बहाली की हुई तो सीधा सीधे वो ये डिपार्टमेंट नीतीश कुमार का खुद का डिपार्टमेंट है। ईडी ने एक रिलीज जारी की है, जिस खबर की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको लेकर ईडी ने एक रिलीज जारी किया और उस रिलीज में जो संकेत उन्होंने दिया है उसमें नीट वगैरह की कोई चर्चा नहीं है। बिहार में कहां कहां छापेमारी हुई, कैसे कैसे छापेमारी हुई, किस स्तर पर छापेमारी हुई, उसका तार बिहार के अलावा अन्य राज्यों में कहां कहां जुड़ा हुआ था, और वो सारे के सारी चीज़ें सिपाही बहाली से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा बहाली जो हुआ ही नहीं, एक ऐसी बहाली जिसकी प्रक्रिया शुरू होते ही मामला सामने आ गया। मतलब सिपाही बहाली को लेकर 21,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली होनी थी और उस बहाली प्रक्रिया में परीक्षा से के दिन प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षाएं रद्द हो गई, आर्थिक अपराध इकाई में FIR दर्ज हुआ, 7 लोग पकड़े गए। जिस कंपनी से प्रश्न पत्र छपवाई गई थी वो कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड निकला, उस कंपनी को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था प्रश्न पत्र छापने का, और उस मामले में बहुत सारे ऐसे एजेंट पकड़ाए। मतलब आर्थिक अपराध इकाई ने पूरी कार्रवाई की और अंततः जब चेयरमैन की बात आई, मतलब अध्यक्ष की बात आई, सिंघल की बात आई, तो मामला फंस गया। क्योंकि कहाँ पर प्रश्न पत्र छपेगा, वो प्रश्न पत्र कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, परीक्षा सेंटर पर किस तरीके की तैयारी होगी, ये सारी की सारी जिम्मेवारी सिंघल की थी। और माना जा रहा था कि सिंघल किंग पिन है, लेकिन सिंघल को कह सकते हैं कि लगभग क्लीन चिट मिल गया। उन पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं हुआ। हाँ, नेग्लिजेंस मानते हुए उनसे भूल हुई है, या यूँ कहे उनसे मतलब बिना मतलब अनजाने में गलती हुई है, इसलिए इनको साधारण सजा दी जा सकती है। वो फाइल भी महीनों से मुख्यमंत्री के पास है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी सिंघल बिहार में बने रहे, इसके लिए उन्हें ऊर्जा विभाग बिहार बिजली बोर्ड का जो है सुरक्षा आयुक्त बना दिया गया था। ये सारी बातें हुई, फिर खबर चले तो सिंघल साहब को बाहर जाना पड़ा। उनके कार्यकाल के दौरान जो हाई कोर्ट के जज के फ़ोन का मामला आया, उस मामले में भी वो जिसको बचाना चाहते थे सब लोग जेल गए। सारी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका जो दूसरा पहलू था, पूरे परीक्षा में उसकी परीक्षा भी हो गई, बहाली की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। मतलब 21,000 जो सिपाही की बहाली होनी थी वो बहाली की प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई। मतलब अब कुछ बचा नहीं था, केस भी क्लोज हो गया था। तो अचानक ये बात सबों की समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस को ईडी क्यों टेक ओवर किया है, या फिर उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की बातें कहाँ से सामने आई है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है, मतलब है कि 21,000 जो सिपाही बहाली होना था, वो अधिकांश बहाली को लेकर मतलब पहले ही सौदा हो गया होगा, तभी मनी का ट्रांजैक्शन होने की बात हुई होगी ना। जो मनी का एक दूसरे के बीच आदान प्रदान की बात हुई थी, क्योंकि ये पूरी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत ये छापेमारी हुई है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के की बात अगर सामने आती है तो फिर सिंघल
का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना सिंघल के सहयोग के प्रश्न पत्र लीक से लेकर तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से बातें सामने आई हैं वो संभव ही नहीं है कि सिंघल को इसकी जानकारी नहीं हो, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने जब उनके लैपटॉप को बाकी सारे उनके ऑफिस में जब सर्च किया तो वो सारे सबूत उन्हें हाथ लगे थे कि एक ऐसी कंपनी को, क्योंकि प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेवारी और पूरे परीक्षा कंडक्ट करने की जिम्मेवारी अध्यक्ष को है। प्रश्न पत्र ऐसे जगह पर छापा गया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जिसको प्रश्न पत्र छापने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो भाई ऐसे लोगों को अगर आप प्रश्न पत्र छापने के लिए अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं तो कार्रवाई तो आपको सबसे मेन एक्यूज आपको बनना था, लेकिन आप जो भी वजह रहा हो उनको बचा लिया गया। तो ये जो अभी फिलहाल सारे मामले खत्म होने के बावजूद ये जो मामला टेक ओवर किया गया है, इसका संकेत क्या है? एक तो पूरे नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी पहले से ईडी के रडार पर हैं। अब खुद नीतीश और नीतीश के जो एक दो जो फाइल देखते होंगे जहाँ से वो सारे लोग अब इस चपेटे में आएंगे। मतलब क्या है? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया जाए कि जिस पदाधिकारी के सहारे नीतीश बिहार में गवर्नेंस चला रहे हैं, मतलब सुशासन चला रहे हैं या राज चला रहे हैं, उन अधिकारियों को भी डराया धमकाया जा सके, या उन अधिकारियों को भी इशारों में संकेत दिया जा रहा है कि आप अपना जो नीतीश को लेकर जो आपके अंदर जो भाव है वो उस भाव को बदलिए, अब आप पाला बदलिए, आप हमारे तरफ बढ़िए। क्या ये संकेत तो नहीं है उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर? क्योंकि केंद्र की सरकार अभी तक जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की है, कहीं न कहीं उन कार्रवाई के पीछे राजनीतिक उद्देश्य जरूर सामने आया है। और जब बात राजनीतिक उद्देश्य की हो जाती है तो सवाल भी उठने लगता है, तो क्या ये सारी बातें कहीं न कहीं उस और इशारा तो नहीं कर रहा है कि नीतीश की घेराबंदी हो रही है या नीतीश पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है? क्योंकि तमाम चीज़ें सामने आने के बावजूद भी, रिशु श्री के मामले में सब कुछ सामने आने के बावजूद भी सरकार असहज नहीं हुई। सीएम के आसपास वाले अधिकारी असहज नहीं हुए। जिन अधिकारियों पर कह सकते हैं कि ये उम्मीद की जा रही थी, कुछ अधिकारी तो सेंट्रल डिप्टेशन पर पहले ही रवाना हो चुके हैं, जो हैं उन पर अगर कार्रवाई भी हो जाए तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये बातें अब छन कर आने लगी हैं। क्या यही वजह है कि 4 साल पुराने मामले जो खत्म हो चुका है उस मामले को ईडी टेक ओवर करके नीतीश की सीधे घेराबंदी तो नहीं करना चाहता? बड़ा सवाल है। इसलिए चलते चलिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बहुत तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।